कहते थे कि हरिद्वार लाल वो जो हरिद्वार लाल जी थे वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, उस टाइम एमपी भी थे वो। उन्होंने कहा कि 2 दूध सवेरे 2 शाम को हरिद्वार को दूध लगाने हैं। जेल से तो जब देवीलाल ने ये कहा कि मैंने इसको छोड़ दिया है, चौधरी देवीलाल मुझे गाड़ी के अंदर साथ लेकर चलने लगे। अच्छा, जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सीधा जेल में आए। जेल में आए, उन्होंने कहा कि छोड़ दो। अब उन्होंने भी प्रोसीजर का नहीं पता था कि वो बोले इनको छोड़ दो, तो कहा तुम मेरी कार में बैठ चल के। अच्छा, फिर आप चौधरी देवीलाल के साथ कितने साल रहे? हमने ये बाहर निकल के यही बनाया कि कैदी पढ़ सकता है अंदर से। अब कैदी पढ़ते हैं और पेपर भी देते हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी अंदर से मैट्रिक करके आए। ये सारा का सारा जनश्रेय हमें। अच्छा, ये आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सच्ची बात है। जिंदगी की जो ना, अब क्या आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, झूठ क्यों बोलूं, ये तो आप रणजीत सिंह से पूछ लेना कभी मिलो तो। लेकिन आपने रणदीप का साथ दिया था। अच्छा, आपकी सुरजेवाला परिवार से क्या दुश्मनी थी उससे पहले? शमशेर सिंह सुरजेवाला की राजनीति वो टाइप की थी, वो मान सम्मान अपने साथी को साथ लेकर चलते। दांगे साहब कह गए थे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नहीं, दिलबाग गाना गाएगा तभी मैं बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, भिवानी के पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा जी के बाद करीबन 1-1.5 महीने बाद आज इंटरव्यू के लिए निकला हूँ और सीधा पहुँचा हूँ कैथल में। कैथल में काफ़ी दिन से एक शख्स से बात हो रही थी, उनका परिचय मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले ये एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चौधरी देवीलाल हैं, ये मान साहब हैं जो रोहतक जेल के सुप्रीडेंट होते थे, और ये एक जो युवक दिखाई दे रहे हैं ये हैं दिलबाग सिंह मोर, जो अब हमारे साथ बैठे हैं। खास बात यह है कि चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अगले दिन ये इनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचे थे, और काफ़ी रोमांचक इनका राजनीतिक करियर रहा है। दिलबाग सिंह मोर जी, आपका स्वागत है रिभूमि टीवी पे। नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। कैथल में आया, पहली बार मुझे मिले हो। आपका और आपका चैनल के और जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। अच्छा, आपका जीवन तो बड़ा रोमांचक रहा है। जी जी जी। तो थोड़ा शुरुआत से बताइए आपका जो गांव है इस्माइलापुर। इस्माइलपुर गांव पड़ता है नरवाने के अंदर। नरवाना का असली नाम मोरवाना है। हमारे 5 गांव वहाँ मोरों के पड़ते हैं, जिसमें इस्माइलपुर गांव भी एक है। अच्छा। इसमें इस्माइलपुर गांव है, तबलैन गांव है, बद्दू वाला गांव है, जिसका महेंद्र सिंह चोपड़ा मतलब जो OSD रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और एक मोहरखेड़ा। अच्छा। हमारे 5 गांव मोरों के हैं। मैं इस्माइलपुर गांव में ही पैदा हुआ और मोर परिवार में ही हुआ, और एक मोहल्ला हमारा सिंह मोहल्ला है वहाँ। अच्छा। जो सिर्फ जो ना, हम बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी नहीं पीते, न जाने 200-300 साल पहले। अच्छा। जब ये गांव बसा था, जब बसाया था, तब ये हमारे जो मोहल्ला था सिंह मोहल्ला के नाम से है, और उसमें कोई भी आदमी बीड़ी सिगरेट या पान अब भी नहीं पीता? अब भी नहीं पीते, हाथ में लगाते। अच्छा। यानी कि मेरी इस उम्र में भी मैंने आज तक जिंदगी या बंडल के भी हाथ में लगाया है। अगर कहीं किसी के लिए लड़ा पड़ जाता था तो वो जो गांव का जो बढ़िया होता था, हाँ, वो एक कागज में लपेट करके और वो हमारी झोली में डाल देता था, हम उसको दे देते थे। अच्छा। आज तक हमने कभी कारण इसका कोई खास कारण? एक्चुअली बताऊंगा तो थोड़ा गांव बसाने की ये बात है। हमारे जो दादाजी थे वो घोड़ों का व्यापार करते थे जब नरवाने के अंदर रहते थे। अच्छा। घोड़ों का व्यापार करते थे, वो चकमाबाद पाकिस्तान से घोड़े लाते थे, क्योंकि एक ही देश था ये, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो एक ही था, हिंदुस्तान एक ही था। तब जो घोड़े लाते थे, उनकी घोड़ों की देख रेख करने के लिए उनमें एक हरिजन था और एक उनमें वाल्मीकि था। अच्छा। बुम्बक गोत्र का जो है ना वाल्मीकि था, और हरिजन गोत्र का जो
गिरोह गोत का चमार जाति का जो ना उसका साथी था उनका। देख करने वाले होते थे। तब जब वो आते थे तो उनको घोड़ों को नहलाते थे जोड़ में, उसी का ही लोग पानी पीते थे। घोड़ों को पानी पिलाना का या नहाने का या पशुओं को पानी पिलाने या नहाने का अधिकार तो पशुओं को तो था, बट हरिजनों को नहाने का अधिकार नहीं था। तो मेरे दादाजी ने कहा कि भाई तुम भी नहा ले करो। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें नहा लिए तो तेरे को जात से लोग गिरते हैं और तेरा हुक्का पानी बंद करते हैं। तो उसने भी इरादा बना लिया वर्षों से कि ये एक दिन तो ये होगा। लेकिन एक बार वो जो पाकिस्तान से आए और घोड़ा नला तो उन्होंने कहा कि तुम भी नहाओ। उन्होंने कहा कि देख लो तेरे को निकाल देंगे ये लोग यहाँ से जात से। अच्छा। मेरे दादा ने कहा कोई बात नहीं, आप ये करो। तो उसके बाद में उनको वहां नला दिया और उसके बाद में फिर जो ना पंचायतें हुई, खापें हुई और मोर खाप भी हुई, दूसरी हुई। उन्होंने कहा कि इसने इतनी बड़ी बात कर दी। बिरजमान नाम का आदमी था जो, तो बिरजमान ने इतनी बड़ी बात कर दी तो इसको जो ना निकालो, अपने का पानी बंद करो। उसने भी देख लिया था। वहां हमारी जमीन होती थी जो इस्माइलपुर गांव था, ये बसा हुआ था, मुसलमानों का था। अच्छा। और ये एक तहसीलदार के नाम था, इस्माइल नाम के आदमी से। तो उसने जाके कहा कि मैं ये गांव मोड़ना चाहता हूँ। उस जमाने में उन्होंने क्या सौदा किया गॉड नोज, बट ये फैसला हुआ कि मैं यहीं बसूंगा। अच्छा। उसने अपना वो जो हरिजन थे और जो वाल्मीकि थे ओनली, और आप वहाँ चला गया। वो जाकर के वहाँ बसे और उसी का नाम इस्माइलपुर ही रखा गया, जो मतलब उसकी जिद थी। और इस्माइलपुर, और वहाँ पर जो ना सिर्फ बुम्बक जो ना वाल्मीकि थे और गिरोह नाम के समाज थे और एक जाट जो गए थे वहाँ पर सिंह मोल्ला वाले गए थे। जब से ही इस गांव में हुक्का पानी बंद है। अच्छा। तो तभी से हम सरदार हैं और चल रहा है अभी भी वो सिस्टम? आज भी चल रहा है, आज उससे भी ज्यादा चल रहा है। अच्छा। कोई भी बच्चा आपको बीड़ी का बंडल भी लाएगा। तो पग वग तो नहीं बांधते हो गए? पगड़ी बूढ़े बांधते थे, हम नहीं बांधते। बांधते थे सिखों वाले? बूढ़े की डेथ हुई है, गर्जन सिंह था नाम। हमारे नाम भी सारे, जैसे मेरे पिताजी का नाम उजागर सिंह था, दादे का नाम धन सिंह था। आगे हम 5 भाई जोरा सिंह। सिखों से प्रभावित थे आप लोग? अच्छा। जोरा सिंह, जरनैल सिंह, गंगा सिंह, महेंद्र सिंह और मैं दिलबाग सिंह, हम 5 भाई थे। हम सारे सिख हैं। ये जंगीर सिंह है, ये भी मेरे जो ना जो सिख धर्म को ही मानते हो आप लोग? कोई हम मानते हैं। अच्छा। वैसे तो माता रानी, अपना दादा खेड़ा, ये भी सब है। बट हमारे ज्यादातर जैसे हमारा कोई रस्म रिवाज 13वीं तो भोग ही, मतलब भोग करते हो? भोग करते, जैसे माता जी का या भाइयों का हुआ भोग करते हैं। अच्छा। तो फिर वहां से आप रोहतक जेल कैसे पहुंचे? एक्चुअली क्या है, मैं कमला मेमोरियल कॉलेज नरवाने के अंदर पढ़ता था in 1973। हाँ। और उस टाइम में जो मैं प्रेप में गया, उसका मैट्रिक के बाद में प्रेप होती थी। प्रेप में गया तो मैं वहां पर छात्र लीडर था। तो मैंने पहली दफा, क्योंकि चुनाव भी 73 में ही हुए थे। चुनाव 1900 जो छात्र संघ के थे 73 में हुए थे। और चौधरी बंसीलाल का उस टाइम राज होता, सरकार थी। तो मैं उस टाइम वहाँ CR बन गया और प्रेसिडेंट में यूं नहीं बन सका कि मैं जूनियर था और मैं वहाँ का CR था उस टाइम। हमारे गांव जो इस्माइलपुर है, जिसका बाद में मैं सरपंच भी रहा और वहाँ का कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा, उस गांव के अंदर पार्टीबाजी थी। अच्छा। हम नरवाने रहते थे, वहाँ पार्टीबाजी में किसी का कत्ल हो गया। गांव में कत्ल हो गया। गांव में कत्ल बहुत हुए हैं और हम 5 भाई भी उम्र कैद की सजा काट के आए और मैं भी उम्र कैद की सजा उसी केस में हो गया। मुझे आप 5 भाइयों को उम्र कैद की सजा? हमारे 8 भाइयों को ये उम्र कैद की सजा हुई थी। अच्छा। और उस जमाने में क्या था कि FIR जिसके नाम कट जाती थी, फिर नो दलील नो अपील, कुछ नहीं था। और मुझे भी जो ना, क्योंकि मेरा नाम, क्योंकि उस टाइम जो अग्रणी आदमी होता था, जो मेरा बड़ा भाई था जोरा सिंह, जो 40 साल तक नरवाना का प्रधान रहा, उसका नाम तो आने था। तो मुझे इसलिए कि ये पढ़ के पता नहीं क्या बन जाएगा आपका, इसलिए मेरा नाम, कोई रोल था नहीं आपका उसमें? मुझे आज भी नहीं पता कि कौन, किसने मारा था, कौन था। अच्छा। वो कोई फौजी था गांव का, वो किसी गांव का ही ने मारा था। 8 में से 1 आदमी था गुनहगार जो हमारे साथ था। अच्छा। और उसकी सबसे पहले जमानत हो गई थी जो गुनहगार था। ये देश का कानून है। बट हम जो साथ थे वो सारा के सारी उम्र कैद की सजा हम काट के आए। और क्योंकि उसी टाइम जब मैं 73 के अंदर गया था तो 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। और उस टाइम मैं वहाँ पर कैंटीन इंचार्ज था और मैं कैदियों का नंबरदार था। अच्छा।
तो बतौर नंबरदार, और क्योंकि मैं बहुत नजदीक था। नंबरदार तो जेल की बड़ी पोस्ट होती है। आज भी मतलब नंबरदार माँ होती है, मुंशी हाँ। और वो माँ ही होती है। हाँ। मैं मुंशी भी था और जो ना नंबरदार भी था। हाँ। तो मेरे को जो ना मेरी ड्यूटी लगाई कि यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं। अच्छा। मेरे को सुप्रीटेंडेंट जेल ने बुलाया। ये मान साहब जी, त्रिलोक सिंह मान थे इनका नाम। ये देखो, ये भी हिस्टोरिकल व्यक्ति है वैसे। हिस्टोरिकल, ये जो जेल रिफॉर्म जो कैदी रिफॉर्म किए हैं, वो ये आदमी है जो हरियाणा की जेलों का जिसने रिफॉर्म किया है। यही कारण था कि रोहतक की जेल जो ना नई जेल बनाई गई थी और हम बाहर जाते थे काम करने के लिए। पहली बार ही रोहतक जेल ऐसी थी जिसके अंदर कैदी बाहर जा सकते थे। और मैं आपको और बता दूं कि 1973 के अंदर वहाँ दो ही चीजें हुई थी। 1972 में ये जेल बनी थी। 1973 के अंदर वहां पर एक शीला सिनेमा बना था, शीला टॉकी। और आजकल उसको शीला बाईपास खत्म हो गया तकरीबन, पड़ा है वैसे तो। वो बाहर खेतों के अंदर बना था, वही जेल बनी थी। अच्छा। जो यहाँ आजकल बस स्टैंड के सामने पार्क है, वो जेल थी। तो रोहतक से बहुत दूर थे। तो उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक ही प्रिंट फिल्म लगी थी, बॉबी। अच्छा। पूरी दुनिया का जो राज कपूर ने जो अपने लड़के के लिए फिल्म बनाई थी बॉबी, वो रोहतक के जेल के पास जो शीला टाकी थी उसमें ही लगी थी। उसका एक ही प्रिंट बनाया था। अच्छा। पूरी दुनिया के लोग वहाँ शीला टाकी को देखने के लिए आते थे, उसमें फिल्म को देखने के लिए आते थे। और वहाँ जेब कतरे या दूसरे लोगों का भी ठिकाना हो गया था। यहाँ हालात ये हो गई थी कि रोहतक जेल की एक बैरक को बॉबी जेल घोषित करना पड़ा, क्योंकि वो इतने जेब कतरे आते थे, पकड़े जाते थे। बॉबी जेल ना, तो उसको बॉबी जेल ही नाम से पुकारने लगे। और मैंने भी सुप्रीटेंडेंट से कहा कि मैं भी बॉबी फिल्म देखना चाहता हूँ। तो उन्हें पता था मेरा कैरेक्टर का कैसा है। उन्होंने कानून से बेचारा ऊपर उठ के कहा कि दिलबाग का बंदा अपना चंगा, कोई नहीं, सारा दिन बाहर ही जाता है, संभाल लेंदा है ते आ जाता है जी है। चलो बॉबी फिल्म देखा और मेरे साथ एक वार्डन को भेज दिया सादे कपड़ा में, और हम दोनों बॉबी फिल्म देख के आए। अच्छा। ये दोनों ही मतलब रोहतक की बड़ी चीज थी, एक शीला टाकी और रोहतक जेल। एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने बताया था, जब रोहतक वालों ने कहा कि हाँ आपने हमारे रोहतक के लिए कोई तरक्की नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करी तरक्की, मैंने एक बहुत बढ़िया जेल बनाई आप लोगों के लिए। जी जी। तो बंसीलाल वहाँ पर इमरजेंसी में जो बंसीलाल रात को मिलने के लिए आते थे। किससे? हमें मिलने के लिए आते थे, सुप्रीटेंडेंट जेल को और मुझे। और वो कहते थे नंबरदार को बुलाओ। अच्छा। और वो आकर के सारी बातें पूछते थे कि कौन आदमी दुखी है, कौन सुखी है, कैसे है। ऐसा पूछते थे वो? चिंता करते थे या फिर करते थे? हाँ। वो कहते थे कि हरिद्वार लाल, जो हरिद्वार लाल जी थे वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। उस टाइम MP भी थे वो। उन्होंने कहा कि 2 जूत सवेरे 2 शाम को हरिद्वार को जरूर लगाने हैं। और इसको जो दया सिंह कैरो मर्डर केस था, उसको एक बार उसके फांसी कोठी जो खाली थी उसमें उसको बंद कर दिया। तो वो बेचारा तकरीबन पागल ही हो गया था। दया सिंह कैरो के पास जो खाली चक्कियां थी, सोल्ट्री शेल जिसे कहती हैं, वो एक बार जो ना बंसीलाल के कहने से हमने वहां बंद कर दिया, हरिद्वार लाल को। तो वो तकरीबन पागल हो गया था। उसके बाद मैंने वो हॉस्पिटल में दाखिल कराया और मेरे पास ही रखा फिर मैंने कैंटीन में उसको। मेरे पास उस टाइम कैंटीन में पीलू मोदी, राज नारायण, चंद्रशेखर, भैरव सिंह शेखावत और बीजू पटनायक, मधु लेमे, मधु दंडवटे, सिकंदर बख्त, रामधन और समर गुहा और न जाने कितने बड़े बड़े, लाल कृष्ण अडवाणी, जो इंदिरा गांधी जिन्हें आई थी, राज नारायण वो भी हमारे साथ ही था। चंद्रशेखर जी बाद में आए, अडवाणी मेरे साथ ही, अडवाणी लास्ट तक मेरे साथ रहे। अडवाणी जी मेरी अच्छी उनके साथ दोस्ती, वही एक जिंदा है जो इतने बूढ़े हैं जो इमरजेंसी के, मैं ये कह सकता हूँ। जब इमरजेंसी का हम जिक्र करते हैं तो लोगों में एक जो ना भावना, इमरजेंसी, जेल, मारकाट, इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और तत्कालीन जस्टिस जो मिस्टर जगमोहन सिंह सिन्हा थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो वहां पर वो फैसला सुनाया था, ये याद आते हैं। बट मैं आज भी कहता हूं कि इमरजेंसी जो थी वो आज के जो ये अनडिक्लेयर आपातकाल है उससे कहीं बेहतर थी। इमरजेंसी के अंदर कोई आदमी रिश्वत नहीं लेता था, ले ही नहीं सकता था। कोई भी फाइल एक दिन अपनी मेज पे नहीं रख सकता था, तीसरे दिन फाइल का फैसला करके भेज देना पड़ता था। ये तो बाद में जो नशबंदी हुई
उससे ये बदनाम हुई, लोगों में एक वहम हुआ कि नसबंदी के कारण जो ना इमरजेंसी और वो इसलिए बदनाम हुई, वरना इमरजेंसी में ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी के साथ कोई जाती है। आज तो कोई आदमी अगर बोलता है तो अगले दिन पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाती है। थोड़ा सा जो बंसीलाल के बारे में और बताइए, वो किस तरह का और किस आदमी के लिए कहते थे कि हरद्वार लाल जी हो गए एक तो, और किसके प्रति शक्ति बरतते थे? वो हरद्वारी लाल के ही बहुत ज्यादा खिलाफ थे। अच्छा। और वो जो चौधरी रिज्जिक राम जी थे, जो बहुत बड़े लीडर थे सोनीपत के, आज उनके बेटे भी 3 बार जो ना एमएलए रहे, जयतीर्थ दहिया उनके पिताजी थे वो, उनसे। और चौधरी दल सिंह जो जींद से, जैसे पानी का बादल कहते थे, पेप्सू के अंदर वो मिनिस्टर रहे और इरिगेशन पावर मिनिस्टर रहे, लोग उसे पानी का बादल कहते थे। बंसी जी लाल जी का जो वहां मिलना हुआ, वो ये सही है कि हमारी वजह से हरद्वार लाल को तो कुछ नहीं का कोई बिगाड़ सके, बट उन्होंने 2 आदमियों को कांग्रेस में ले, जिनसे 2 आदमियों का वो जीवन खराब करके। वरना मेरा दावा है, जिस दिन उन्होंने माफीनामा मेरे को कागज मंगवाया कि मुझे पेन और कागज आपसे मंगवाया, हाँ मेरे से, तो उनके पास तो होता नहीं था। तब मैंने उनको कहा था कि अभी 1-2 महीने के अंदर ये हटने वाली है इमरजेंसी, आप जल्दी मत करो। चौधरी दल सिंह को भी कहा आपने, मैंने चौधरी रिज्जिक राम को भी कहा। और मुझे इस बात का इतना ज्ञान हो चुका था, क्योंकि मैं छात्र नेता भी था, और फिर कुछ इस महीना लोगों के साथ रहने के बाद में मुझे पता लग गया था कि राजनीति चीज क्या है, इन बड़े लोगों के साथ रहने के बाद में। और मुझे इस बात का ज्ञान भी होता था। वहाँ मिस्टर मल्होत्रा होते थे, जो तीसरा जो हमारे साथ होता था, वो सीआईडी वाले होते, जो दिन की एक सीआईडी दी जाती थी, किसकी मुलाकात हुई, किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी। उन्होंने मेरे को बता दिया था कि इमरजेंसी खत्म होने वाली है, मैंने इनको बता दिया था, लेकिन मेरे कहने के बावजूद इन्होंने यकीन नहीं किया, दे दिया। और मात्र 1 महीना और 40 दिन, मेरे ख्याल से 30 या 40 दिन पहले उन्होंने माफी मांग ली। अदरवाइज या चौधरी रिज्जिक राम या चौधरी दल सिंह इस देश में, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। अच्छा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह नहीं चाहते थे कि देवीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। तो दल सिंह जी तो अगला चुनाव फिर हार ही गए जिनसे, फिर तो सारे हार गए। फिर तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ये जनता पार्टी बन गई, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे। तो वो तो फिर हारने, उसके बाद में चौधरी रिज्जिक राम भी हारे, वो तो जयतीर्थ दहिया बाद में जाकर। अच्छा, देवीलाल जी भी उस समय रोहतक जेल आ चुके थे, ये हमारे साथ थे। तो आपकी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग चौधरी देवीलाल से बनी? एक्चुअली तो मेरी सबके साथ थी, मैं हरमन प्यारा था वहाँ का सबका, क्योंकि मेरी उम्र भी 20-21 साल थी उस टाइम, और मैं यंग था, और सारा सामान बाहर से अंदर से लाना इनके अंदर। जैसे किसी के अंदर छोटा मोटी ही कोई, मतलब ये समझ ले कि जैसे भैरव सिंह शेखावत जी थे, जो बाद में इस देश के उपराष्ट्रपति बने, और वो 4 दफा जो ना राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वो उनको पान खाने की आदत थी, और वो 300 नंबर का पान खाते थे। अच्छा। तो फिर वो मुझे कहते थे, दिलबाग मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कार किसी कटवा ले, लेकिन पान लिया। तो मैं पान लाता था। बहुत लोगों ने कहा कि तो देवलाल भी शायद कोई बैल करते हो, लेकिन 19 महीने के अंदर मुझे ये पाया कि चौधरी देवीलाल के अंदर किसी प्रकार का कोई बैल नहीं। तो अफीम वाली बात झूठी है? तो अफीम वाली बात है। देखिए, आप 1 घंटे से आपने मेरा आधा पेट आ गया यहाँ का, 19 महीने एक कमरे में रहना, उसी का सामान हमें ने लाना, हमें ने खिलाना। तो देवीलाल के फिर मैंने बाद में उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अफीम के ठेके रहे, जैसे शराब के ठेके होते थे, जैसे राजस्थान में आज भी छूटता है, वो छूटते थे, तो फिल्म का ठेके जरूर थे। और क्योंकि वो पहलवान थे, अब ये उन्होंने इग्नोर भी नहीं किया, क्या हो सकता है कभी कुश्ती करते करते हम निशाय के साथ को ले। लेकिन 19 महीनों के मेरे इस कार्यकाल के अंदर तो देवीलाल ने कभी, क्योंकि जेल में जितनी फीम मिलती थी दुनिया में कहीं फीम मिलती भी नहीं थी उस टाइम, आम फीम थी उस जमाने में। तो अच्छा, हाँ, बेशक वहाँ उस टाइम रोटी नहीं थी, दाल नहीं थी, फीम थी। लेकिन तो देवीलाल में इस प्रकार की कोई नहीं है। पीलू मोदी बहुत, क्योंकि वो टाटा के भाई थे, और वो उसके पिताजी जो गवर्नर रहे हैं सर होमी मोदी, और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। अडवाणी में तो हो नहीं सकता। अशोक मेहता जी थे, वो बड़े अच्छे आदमी थे। भाई महावीर थे, बलराज मधोक थे, और दोनों मेजर जयपाल थे जो कम्युनिस्ट थे। मतलब किसी प्रकार का किसी के अंदर लोकल आदमी भी हमारे साथ रहे। हरसरूप बूरा थे, संत कुमार जी थे, जो आज भी हैं, हसनगढ़ से एमएलए बने, रहे, बाद में बने वो।
वो 107-51 में थे, बट उनके अंदर भी इस प्रकार की कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो एक आदमी का ये पता था कि कौन आदमी क्या करता है जेल के अंदर। ये सारी खबरें हमारे पास ही होती थी। तो मैं जहाँ बात चल रही थी तो बंसीलाल की, कि बंसीलाल जिनका फायदा करना चाहे, नुकसान करना चाहते तो जी हरद्वारी लाल का, वो तो बाद में भी MP रहे, लेकिन इन दो आदमियों को जड़ से खत्म करके राजनीति में, एक तो हरिदर सिंह को और एक जो अच्छा, हरद्वारी लाल जी जब जेल के अंदर होते थे तो वो बंसीलाल जी के बारे में क्या बातें करते थे? वो काफी, जिसको कहते और कलावर आदमी था। जब उसको ये लगा कि जेल के अंदर एक ही आदमी जो तेरे को बचा सकता है, तो उसने कहा दिलबाग मेरे बेटा नहीं है तो मेरा बेटा समान है, ये है वो है, उसने मेरे को बेटा बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा सा एक कागज है जो हाई कोर्ट में पहुंचा दे। और उस टाइम जो मेरे वकील थे, उस टाइम जगन्नाथ कौशल होते थे, और उनके जो जूनियर थे वो मिस्टर अशोक भान थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे। अच्छा। हाँ, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो मैं, क्योंकि वो जूनियर थे, मैंने उनको पहुंचा दिया। और जब हाई कोर्ट ने उसको तलब लिया, हरद्वारी लाल को हाई कोर्ट ने तलब लिया, तो सबसे पहले दरखास्त मेरी थी कि वहां पर एक दिलबाग नाम का आदमी कैदी है जो मुझे मार देगा, उसको वहां से ट्रांसफर करो। क्योंकि मैं उसका, वो इतना तेज आदमी था वो कहता था जिस पैड़ी पे तुम चढ़ते हो उस पैड़ी के ऊपर ले लो, अदरवाइज को और चढ़ाएगा। वो इस प्रकार का राजनीति, तो तेज आदमी था, काफी तेज आदमी था। उसने भी उस तेजपना में कुछ नहीं खट्टा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं खट्टी। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल थे, ये जैसे देवीलाल था तो देवीलाल ही था, ऐसे था। मैंने तो इनको सजा में भी देखा, उस समय तो ये था कि दिलबाग तो कभी छूट जाएगा, उम्र कैद की सजा है, बट इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी छोड़ जाओ। वो ये कहते देवीलाल को लगता नहीं था बाहर आएंगे, किसी को नहीं लगता था। रात को जब हम खाना खाते थे, खिलाता था मैं, तो सब ये कहते आज खा लो, कल सड़ा कोई नहीं रहना, तुमने मारेगी इंदिरा गांधी, सबको खत्म करेगी। इतना भय, इतना टेरर था। तो मुख्यमंत्री की तो सोची ही नहीं होगी उस टाइम में, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। और अगर इस देश में इमरजेंसी ना लगती, जो ये लीडर आज बन रहे हैं, चांदराम जी भी मेरे साथ थे, वो इतने बड़े, चांदराम जी का जबकि नाम था, देवीलाल से ज्यादा नाम था, बट चांदराम ना होता, उसके बाद में तो जहाज रानी मंत्री, केंद्रीय जहाज रानी मंत्री रहे। इमरजेंसी ने हीरो बना दिया, इमरजेंसी ने ये सारे हीरो बनाए, जितने भी थे। अब आप देखिए कि उपराष्ट्रपति तक तो हो गई 6 दफा वो जो ना मुख्यमंत्री रहे, भैरव सिंह शेखावत। बीजू पटनायक जी का आज भी लड़का जो ना, आज भी नवीन पटनायक, इमरजेंसी से लेके आज तक राज है जी, उनका राज है। वहाँ सतपति नंदनी जो कांग्रेस की एक मुख्यमंत्री थी, उसके बाद में बीजू पटनायक है, और बीजू पटनायक के बाद में इसका लड़का है। आज तक उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक जी का, अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे, हाँ, देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री रहे, जी सारे बढ़िया। राजनारायण जी के, अगर ये इमरजेंसी देश में ना लगती तो ये देवीलाल ना होता, भजन लाल का तो कोई नंबर ही नहीं था वहाँ किसी प्रकार का। और इस प्रकार की राजनीति कुछ और ही होती है दुनिया के अंदर अगर इमरजेंसी ना लगती। अच्छा, आप फिर जेल से कैसे छूटे? जेल से तो जब देवीलाल ने ये कहा कि मैंने इसको छोड़ दिया है, तो चौधरी देवीलाल मुझे गाड़ी के अंदर साथ लेकर चलने लगे। तो अच्छा, जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सीधा जेल में आए। उन्होंने कहा कि छोड़ दो। अब उन्होंने भी प्रोसीजर का नहीं पता था कि वो बोले इनको छोड़ दो, तो कहा तुम मेरी कार में बैठ जा चल के। तो सुप्रीटेंडेंट मेरा कुर्ता पकड़ गया पीछे से, वो कहता देखना यार क्या हो जाएगा। तो मैं काफी देर तक तो बैठा नहीं कार में, तो मैं कार तक तो छोड़ने जा सकता था ना। तो मैंने कहा जी ऐसा प्रोसीजर नहीं होता कि आप मुझे, मुख्यमंत्री के अरे तो जेल वालों की तरफ है, मेरी तरफ है। मैंने कहा जी मैं तो, आप मुझे छोड़ने लगते हैं, बट प्रोसीजर नहीं है। तब वहाँ पर एक मिस्टर जो डिप्टी कमिश्नर होता था, मिस्टर गुप्ता था महावाद का, तो उन्होंने कहा जी वो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर पास करना पड़ेगा माफी का। फिर उन्होंने मेरे लिए कैबिनेट की मीटिंग जो बुलाई, उसके अंदर पास किया गया। उस टाइम फिर राष्ट्रपति, गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति से मंजूरी ली गई, फिर मुझे जेल से बाहर कर दिया गया। तो कई दिन लग गए होंगे उसमें। फिर आप चौधरी देवीलाल के साथ ही रहने लग गए? उसके बाद में, हाँ, मैं साथ ही रहते थे। वहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा जो उस टाइम बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के तो बड़े लीडर रहे, वो मेरे साथ अंदर जेल में बंद थे। पंडित श्री राम शर्मा सलाहकार थे इनके, और मैं साथ में बैठ जाता था। जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला घड़ियों के उसके अंदर पकड़े गए थे, तब मैं तो देवीलाल और पंडित श्री राम शर्मा हम सेक्रेटरीट की चौथी मंजिल में बैठे थे। वो सच्ची घटना? ये सच्चाई है। अच्छा। कि इस प्रकार का उस टाइम थोड़ा सा मैसेज आता था दिल्ली से, कुछ चलती थी खबरें, ऐसी चलती थी। मुझे याद नहीं, कोई फोन नहीं होते थे लंबे, जो यस पुलिस के फोन थे,
तो बाद में तो फोन भी आया उनका, लेकिन वो उसके अंदर पहले आली थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या सिस्टम था। तो उन्होंने कहा कि तो देवीलाल जी पिछल गए जब ये पता लगा कि हवाई अड्डे के ऊपर पकड़ लिया। तब उन्होंने फिर श्री राम शर्मा जो उनके सलाहकार थे पंडित जी, उन्होंने राय दी, मैं तो बच्चा था, उन्होंने राय दी कि आप इससे संबंध विच्छेद कर लो। अच्छा। तब इस प्रकार का बयान तो उन्होंने दिया था, मेरा कोई संबंध नहीं। ये सच्चाई थी कि घड़ी थी। अच्छा। और ये वही घड़ी थी जो आज 1 किलो तोल के लेते हैं। अच्छा। उस जमाने में 800 रुपया की 1000 रुपया की घड़ी होती थी। हाँ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए लिया था ये, ताकि 1-1 2-2 घड़ी दी जाएगी सबको दे दूं। बट ये गॉड नोज के क्यों लाए थे, कैसे लाए थे, बट ये सच्चाई थी। अच्छा, पर बदनामी तो होगी ना उस चक्कर में। उस टाइम तो खैर क्योंकि एक 76 राज था तो देवीलाल का जनता पार्टी का, कोई कांग्रेसी कोई बोल नहीं सका। तो कांग्रेस में सिर्फ 3 ही एमएलए थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला, तो वीरेंद्र सिंह, और सुरेंद्र सिंह भी हार चुका था। एक एमएलए होता था कन्हैया लाल पोसवाल, बाद में तो मिनिस्टर है। बस वो तो हर बार कन्हैया लाल पोसवाल हर एक की मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर जो ये हमारा आज एमएलए है आफ्ताब, इसके पिताजी होते थे, क्या नाम था उनका, वो भी हर एक की मिनिस्ट्री में जो कि मैं मिनिस्टर रहे। और उसके बाद में हमारे जो चट्टा साहब खुर्शीद अहमद जी भी हर एक की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे। और उसके बाद में एक चट्टा ऐसा है जो हरमेंद्र चट्टा जी हैं सरदार साहब, वो भी देवीलाल से लेके बंसीलाल से लेके सबकी मिनिस्ट्री मिनिस्टर रहे। अच्छा, फिर आप चौधरी देवीलाल के साथ कितने साल रहे? मैं उनके साथ ही रहा। फिर उन्होंने 1987 में दोबारा सरकार जो आई, मेरे को जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया। आपको? अच्छा। हाँ, आपको जेल रिफॉर्म्स का, जेल रिफॉर्म कमीशन का मेरे को डायरेक्टर बनाया। जिस जेल में रहे उसका मेंबर जो है, हाँ, उसके अंदर जो ना डायरेक्टर हम मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद जैन जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वो हमारे साथ थे। एक कोई जेल मिनिस्टर था वो नंबर थे, एक तो देवीलाल थे, और एक ये अभी तो रण सिंह मान, वो भी इसका डायरेक्टर था मेरे साथ। अच्छा। तो हमने जो बतौर डायरेक्टर हमने जो संविधान लिखा, पहले अगर कैदी का कोई घर में मर जाता था या कोई खेती बाड़ी होती थी, उसके लिए छुट्टी नहीं मिलती थी, यानी कि 8.5 साल से पहले कोई छुट्टी नहीं थी। हमने फिर ये कहा कि जिसको फरलो बोलते हो आप लोग, जी हाँ, ये जो फरलो और जो ना पैरोल, 2 छुट्टियां। फिर हमने ये कहा कि क्योंकि कृषि प्रधान देश है हरियाणा, हमारा ये भारत देश और हरियाणा, क्योंकि इसके लिए खेती के लिए लड़ाई होती है अक्सर, और पानी की 5 मिनट के लिए झगड़ा होता है, आदमी मर जाता है, फिर वो उम्र कैद की सजा हो जाते हैं। वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, हरियाणा में कोई क्रिमिनल नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस केस कहते हैं इसको। फिर हमने जेल रिफॉर्म कमीशन के तहत एक ऐसा बनाया कि साडी और सावणी फसल बोने के लिए और काटने के लिए छुट्टियों का प्रावधान हमने किया, जिसके तहत आज मुझे नहीं पता, उनको तो फायदा मिल रहा है, किसानों को तो जो कैदी हो रहे हैं, बट सबसे ज्यादा फायदा तो धन सदगुरु को हो रहे हैं, क्योंकि ये भी क्योंकि किसान है और आए 6 महीने जो है। अच्छा, ये किसान की उस पे लेता छुट्टी? किसान के उससे मिलती है ये पैरोल फरलो जो छुट्टी, किसान क्योंकि इनके पास जमीन है, किसान अच्छा, इनको इसीलिए छुट्टी मिलती है। वो सारे कानून जो हमने लिखे ये उसके तहत मिल रहे हैं। अच्छा। जेलों में पंखे नहीं होते थे, आटे गूंदने की मशीन नहीं होती थी, और छुट्टियां नहीं होती थी। ये सारे आप ये सारे काम जो है, तो इसमें तो मान साहब ने मदद करी होगी। कैदी जो होते थे वो अंदर मर जाते थे, क्योंकि गार्ड लगानी होती थी, पुलिस के पास गार्ड नहीं होती थी। तो अब हमने ये कह दिया कि खुद जो है ना पुलिस की गाड़ी, जेल की गाड़ी के अंदर गाड़ी इनको दे दी, और ये कहा कि वार्डन ही इसको दाखिल करा सकता है उसको, कैदी को। और तब से वहां पर हमने वैन दी सभी जेलों को। उससे पहले कोई वाहन नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं था जेल के अंदर, और जेल के अंदर कोई इज्जतदार आदमी भर्ती भी नहीं होता था। अच्छा। या तो क्योंकि ये मान साहब तो पैसों के जमाने के थे, उस टाइम हरियाणा पंजाब एक था, उस टाइम थे खानदानी आदमी थे ये। और ये कुक्का कहाँ के थे ये जेलर? मान साहब सरसा के थे। अच्छा। इनके बेटे गुरविंदर सिंह मान पत्रकार हैं बहुत बड़े। अच्छा। सरसा के अंदर, और लाली जी कहते थे हम उसको। ये समझो कि हिंदुस्तान का दूसरा आदमी ये था। पहले था एस रामपाल, जिसने मतलब उसने कैदियों के सुधार के लिए लिखा, और फिर 2 आंखें 12 हाथ एक जेल बनी थी, 2 आंखें 12 हाथ, मतलब एक फिल्म बनी थी, और उसके ऊपर आधारित
रामपाल जो था, उसके बाद में एस रामपाल के बाद में ये त्रिलोक सिंह मान ऐसा एक वो था जिसने कैदियों को रिफॉर्म किया, जेल को रिफॉर्म किया, और उसमें इसका बहुत योगदान था। अच्छा, फिर 87 वाली सरकार चलेगी 89 में, हाँ, चोई भजन लाल जी ले उड़े, तो आपका कमीशन भी गया होगा। हाँ, उसके बाद में तो हमारी मीटिंगें होनी बंद हो गई हैं। उसके बाद में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम लिख चुके थे, इससे पहले ही कुछ हमने लागू कर दी थी, ये जितने भी थे जो मतलब रिफॉर्म की बातें थी। फिर क्या किया आपने उसके बाद? के अंदर हमने स्कूल बनाए, पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहता था। मैं वहाँ से फार्म भरा, उस ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिख दी, हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप आके पढ़ लो कैदियों के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए हमारे पास नहीं। फिर हमने ये बाहर निकल के यही बनाया कि कैदी पढ़ सकता है अंदर से। अब कैदी पढ़ते हैं और पेपर भी देते हैं, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी अंदर से मैट्रिक करके आए। ये सारा का सारा जो श्रेय हमें जाता है। अच्छा जी। तो उसके बाद आप कैसे जीवन चला आपका? उसके बाद में मैं आया तो मैं जो ना गांव में आया। आपकी जमीनें काफी रही होंगी। जमीनें हमारे पास ठीक थी। तो मेरे पिताजी जो सरदार उजागर सिंह थे और मेरे ताऊ जी जो सरदार कपूर सिंह और जो थे, उनको हमारे पास 120 किले, दोनों भाइयों के पास 120 किले थे। ठीक ठाक जमीन थी। तो वहाँ गाँव खेती रखी हुई आपने जमीन या बेच दी है? नहीं, अभी गांव में है जमीन, है कुछ दी भी दी है। तो क्योंकि गांव के अंदर पानी पुनी ठीक नहीं है इस्माइलपुर गाँव में, फिर वो क्योंकि मैं इस प्रकार की एक्टिविटीज करता रहता था, राजनीति में खर्चा भी होता है। मिलके मेरे को सरपंच बना दिया गांव का। अच्छा, कौन साल में? तो मैं 87 तक जो ना सरपंच रहा, 83 से 87 तक अच्छा सरपंच रहा। और गांव में उसके बाद में मैं नरवाना ट्रक यूनियन का प्रधान रहा, कई वर्षों तक मैं वहाँ का प्रधान रहा, किलायत और ट्रक यूनियन वहाँ का। फिर कोऑपरेटिव बैंक का भी मैं वहाँ पर चेयरमैन रहा, जो बैंक थे वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक वहाँ का रहा। उसके बाद में जब 1991 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी थे, चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो बिजली मंत्री हैं, उनके और डॉक्टर केवी सिंह जो SD2 चौधरी देवीलाल होते थे। तो फिर हम तीनों हम जो ना नरसिम्हा राव की रहनुमाई में कांग्रेस में आ गए थे। अच्छा, फिर आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि जब मैं तो देवीलाल को मिलने के लिए कहा तो रणजीत ने कहा कि तुम्हें कोठी में बुलाया। उस टाइम में 100 नंबर लोधी स्टेट होती थी। कोठी में गया तो देवीलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो कुछ मैं जब भाई को बात करता परिवार की तो वो मतलब बात समझ नहीं रहे थे। एक ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करता तो अखबार मुंह से हटा लेते थे, लेकिन जब रणजीत सिंह की या कोई हरियाणा की बात करता तो फिर अखबार हटा लेते थे। अच्छा। मुझे उसकी याद का पता था। तो मैंने कहा बात क्या? कहता ऐसा है, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं बचा है, आप लोग रणजीत को मैंने कह दिया कांग्रेस में चले जाओ। तब मैं रणजीत सिंह के साथ कांग्रेस में चला गया। अच्छा। तो 1991 से मैं रणजीत सिंह से कांग्रेस में था, और क्योंकि नरवाने से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ही शुरू से ही। अच्छा, फिर आपकी दोस्ती की सुई शमशेर जी पे? जी नहीं, मेरी दुश्मनी थी सुरजेवाला के साथ तो बड़ी। अच्छा। जब मैं गांव का सरपंच था तब भी वो एक बार मेरे वहाँ आए, तो वो भी एक दिलचस्प कहानी है, सुनाऊंगा। लेकिन इसी बीच में 1993 का चुनाव आ गया। चौधरी शमशेर सिंह के जो लड़के हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसको टिकट मिल गया। चौधरी भजन लाल नहीं चाहते थे कि ये जीते, कि रणदीप जीते। तो भजन लाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला को कहा कि अब आप यहाँ से रहो। तो असली कहानी ये थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल का कैंडिडेट नहीं था, वो तो भजन लाल जी का कैंडिडेट था। अच्छा। इसलिए देवीलाल जी का यस पुलिस के फोन आया, तो मेरी घरवाली ने फोन उठा के जो ना तो रणजीत सिंह बोल रहे हैं। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि बड़े साहब बात करें। उन्होंने मेरे को अपने चल रहा, अरे तो किसकी पाएगा, नरवाने के अंदर इलेक्शन चल रहा है। मैंने कहा जी हाँ, आप किसकी तरफ हो? मैं तो ओम प्रकाश चौटाला लगूंगा। नहीं, उनकी यही भाषा थी। चौधरी रणजीत की नहीं, और देवीलाल जी की। हाँ, उनकी ये भाषा थी। उन्होंने कहा कि इस ओमी ने भजनलाल के पांव पकड़ लिए, इसलिए तो मतलब सुरजेवाला का साथ दे। ये आप सही कह रहे हो, ये मैं बिल्कुल सच्ची बात है। जिंदगी की जो ना, अब क्या आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, झूठ क्यों बोलूं? ये तो आप रणजीत सिंह से पूछ लेना, कभी मिलो तो। चौधरी देवीलाल ने रणजीत सिंह के सामने कही ये बात, और चौधरी रणजीत सिंह खुद आकर के मेरा राजीनामा तो शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ करा के गया,
पहली दफा मैं कांग्रेस का वोट मैंने 1993 में दिया। अच्छा, उस चुनाव में जीतता कौन? उस टाइम में तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते और रणदीप की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन आपने रणदीप का साथ दिया मैंने था। रणदीप का साथ अच्छा, दिया। आपकी सुरजेवाला परिवार से क्या दुश्मनी थी उससे पहले? पहले तो जब ये सुरजेवाला साहब पहला जो इलेक्शन उन्होंने 1967 में जो चुनाव लड़ा था, वो हाथी के चुनाव के लड़ा था। उस टाइम वो हाथी का निशान होता था स्वतंत्रता पार्टी का। ये इंडिपेंडेंट ही समझो, ये स्वतंत्रता पार्टी के चुनाव पे लड़ा था। उस टाइम बने हो तब तो थी, लेकिन उसके जेल के बाद में जाने के बाद में काफी हमारे आपस में ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं देवीलाल का आदमी हो गया था। नहीं, कोई किस्सा बता रहे थे ना, आपकी गांव का कोई किस्सा है? गांव वो ये बाद में हुआ कि मैं जब गांव का सरपंच था तो इसने जानबूझ के एक प्रोग्राम रख दिया कि अगर दिलबाग मेरी सभा में आएगा तो देवीलाल से गया। अच्छा। और अगर ये मेरी सभा में नहीं आया तो गांव वालों से गया। तो इन्होंने प्रोग्राम रख दिया मेरे गांव का। तो मैंने भी देख लिया कि है ये साजिश, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इंतजाम किया, बढ़िया प्रोग्राम किया। बढ़िया प्रोग्राम करने के बाद में जो मेमोरेंडम देते हैं कि मेरे गांव में ये नहीं ये काम कराओ, मैंने मेरे मेंबरों को भी मैंने नहीं बताया कि मैंने क्या लिखा है। मैंने वो अखबार लपेटा, वो कोरा था बिल्कुल, उसके ऊपर एक ही चीज लिखी। मैंने कहा कि तो शमशेर सिंह सुरजेवाला आप नरवाने से आए? मेरा हाँ। मैंने कहा जब आप नरवाने से निकले, रेलवा फाटक पार की, तब आप गांव दबलान गए 10 किलोमीटर, और फिर तो आप 10 किलोमीटर से फिर इस्माइलपुर गांव आए, ये 12 किलोमीटर पड़ गया। और यही अगर एक जो ना, अगर आप मतलब इस्माइलपुर गांव को नजदीक देखना चाहते हैं, यहाँ से इस्माइलपुर गांव मात्र 2.5 किलोमीटर है। अगर ये बीच को कच्चा गवा बन जाए तो फिर ये 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। मैंने पाड़ करके उसका हाथ में दे दिया, और एक ही, क्योंकि डिमांड एक थी, वही उसे मंजूर करनी पड़ी, रोड बना दे। वो 1 महीने के अंदर ये बन करके तैयार हो गई। तब उसने कहा कि सरपंच बहुत होशियार बनाया तूने, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं 10 लिख देता तो उन्हें 1 भी देनी थी। तो इसलिए ये जो रोड जो हमारी शमशेर सिंह सुरजेवाला। तो आप शमशेर सुरजेवाला के साथ कितने साल रहे? मैं तकरीबन 28 साल तक सुरजेवाला का काम किया मैंने। अब ये देखो कि मैं जो ना 1993 से, मतलब कांग्रेस में तो 91 में आ गया था, तब मैं 93 से तो मतवाद पर सुरजेवाला के साथ ही रहा। तो तब जब हमारे को यहाँ की टिकट बात चली तो हमें शाहबाद की टिकट मिल गई, तो शमशेर सिंह सुरजेवाला, मैंने कहा शाहबाद में अपनी क्या रिश्तेदारी है? आपको दे रहे थे शाहबाद? नहीं, सुरजेवाला को मिली थी शाहबाद से 2005 की। हाँ। तो मैंने कहा क्या वहाँ क्या रिश्तेदारी है? बोला कैथल क्या रिश्तेदारी है? मैं चाहता था कि कैथल से इनको टिकट मिले, क्योंकि कैथल में मैं बिहार का हूँ, कैथल में मेरे मामे हैं, कैथल में मेरी बहन है, मेरी मौसी है। अब अपनी ससुराल सेटल हो रहे हो? हाँ। तो कैथल के अंदर जो है ना, मेरे गांव, मैं कुतेपुर गांव में बिहार का हूँ यहाँ। कैथल के अंदर मेरा भाई जो जोरा सिंह था, जो 40 साल तक प्रेसिडेंट रहा, उसके शराब के ठेके थे यहाँ 10 साल। इसलिए मैं सारे गांवों को एक एक आदमी को जानता था। हम शराब डालने जाते या लेने जाते और जाते, एक एक आदमी को जानता था। मैंने कहा तू कैथल से चुनाव लड़ ले। तब उन्होंने कहा कि तेरा टिकट तो मेरे से दिलवा दी, मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिर मैं और तो शमशेर सिंह सुरजेवाला हम कैथल आ गए। हम कैथल आ गए, और तब से लेके जो ना यहाँ से लोगों ने जिता दिए, उसके बाद मैं कैथल ही बस के आया यहाँ करके। अच्छा, फिर आप इतने साल जिस परिवार के साथ रहे, फिर उस परिवार ने आपको एकदम से दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल क्यों फेंक दिया? ये एक तो गैप ऑफ राजनीति है। जो शमशेर सिंह सुरजेवाला की राजनीति कुछ और टाइप की थी। वो मान सम्मान अपने साथी को साथ लेकर चलते थे, मान सम्मान देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक 28 साल तक रहा, मेरे मान सम्मान में कोई कमी उन्होंने आने नहीं दी। रणदीप भी ठीक इज्जत और बात करता था, बट राजनीति में मैं शायद इसको या तो आउट ऑफ, मैं उम्र का तकाजा हो गया मेरा इसका, क्योंकि सुरजेवाला मुझे 24 साल मेरे से बड़ा था और रणदीप मेरे से 12 साल छोटा है। तो इस करके या तो ये गैप है। अब उस मेरे या फिर मैं उस लायक नहीं समझा, तो मैं नहीं समझता था कि उसके बाद में इन्होंने मेरे को कभी बुलाया नहीं, एक इलेक्शन से छोड़ के। फिर आप गए नहीं? और बिना बुलाए तो हम क्यों जाएंगे साहब, भगवान के पास भी नहीं जाते, जब बुलाए। अच्छा, फिर तो हम कांग्रेसी हैं। फिर ये कहानी कब शुरू हुई? हाँ, उसके बाद में जब यहाँ जो चीफ मिनिस्टर जहाँ आता था, क्योंकि यहाँ इनकी रहनुमाई में और सुरजेवाला की जो सुरजेवाला परिवार से आप दूर हुए? नहीं, मैं दूर नहीं हुआ, और फिर मैं तो साथ हूँ। वो मुझे राजनीति में समझते नहीं कि मैं उनके कोई। अच्छा, फिर आप हुड्डा साहब के साथ लग गए? नहीं, मैं लगा भी नहीं।
हुड्डा साहब ये जब गाना बना बनाते थे, रखा है तब आपने? मैं उनके हुड्डा साहब जो ये आप सुरजेवाला ही कहते थे कि उनके लिए वो गीत बना, तो क्योंकि अच्छा, उन्होंने कहा था ये वाला गीत ये बनाने के इससे लिए? पहले भी मैंने गीत गाए, यहाँ गीत गाए हैं हुड्डा साहब के, तो मैंने उनके गीत गाए क्योंकि मैं पहले भी अच्छा, ये शौक कैसे लगा आपको गाने का? मैं गाता था। और मैंने जो ना, मैं जब गांव का सरपंच था तो जींद के अंदर एक फिल्म रिलीज हो रही थी, तो वो शूटिंग हो रही थी, लीलो चमन। अच्छा। उस टाइम एसपी वहाँ मेरा दोस्त था, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव का सरपंच है, इसको रोल दो। तो लाखन सिंह का मैंने रोल किया था उसमें फिल्म में। उसके बाद में एक जटसूर में फिल्म, जो ना जटसूर में फिल्म पंजाबी फिल्म थी, तो वीरेंद्र सिंह जो थे धर्मेंद्र के भाई उस एक्टर थे, प्रीति सप्रू जो ना एक्ट्रेस थी, और वो मेहर मित्र के साथ वहाँ उसमें मैंने काम किया। एक फिल्म उससे पहले थी दुनिया रंग रंगीली, क्योंकि उस समय वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के बाद में रंगीनें शुरू हो गई थी, इसलिए वो डब्बा बंद हो गई थी। अच्छा। मुझे बात तो शौक तो था। अच्छा, गाना वाना गा लेते थे आप? शौक था, मैं लिखता भी अपना आप ही हूँ, गाता मैं अपना आप, मतलब मैं किसी से कोई वो नहीं करता, 20 मिनट में लिख के गा देता हूँ, वो नहीं है। उसके बाद में मैं जो ना हुड्डा साहब के गाने गाता था, लेकिन एक बार जब हुड्डा साहब कंडेला आए 14 के बाद में, 1 साल बाद में 15 को जब कंडेला आए, तब मैंने फिर इनका ये गाना बनाया, तारे गाम के मैं आ गया हुड्डा। एक बार 2 लाइन सुनाना याद है तो आपको? वो अभी आपको गाने दूंगा, ये तीनों चारों जिससे मैं शुरुआत हुई उसका, मैंने तारे गाम को बात कर दिया, गांव कंडेला में आ गया उड़ा। तो ये जो मैंने गाना गाया तो लोगों ने लाइक किया, तो मेरे को जो ना बहुत बड़ा वो बना दिया। तब फिर मैंने उसके बाद में जो ये सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार एक ही दिन में 85 लाख लोगों ने देखा, तो फिर मैं हीरो हो गया इस मामले के लिए। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत ये जहाँ जींद है वहाँ तो मुझे इस मामले के लिए कहते हैं कि मिनी धर्मेंद्र इस मामले के लिए। हाँ, खूब आपके स्टेज शो होते थे वहाँ पे। स्टेज से होते हैं, और मेरी स्टेज के ऊपर लाखों आदमी झूमते हैं। जब रोहतक के अंदर ये मैंने गाना गाया था, तो उस टाइम स्थिति शून्य की स्थिति थी। शून्य की स्थिति ये थी कि सिर्फ बोलने में वाला सिर्फ जो ना भूपेंद्र हुड्डा ही रह गए थे, और जो वहाँ की स्टेज सेक्रेटरी थी मैडम गीता भुक्कल, उन्होंने कहा कि दिलबाग के लिए टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर टाइम नहीं है तो चलो फिर मैं नहीं बोलता। हुड्डा साहब ने वो स्थिति में थे उसमें, उस समय कुछ आनंद सिंह डांगे स्टेज के ऊपर ऐसी चीज बोल गया था जो कुछ और करने जा रहे थे, वो रोकना पड़ा, रोकना पड़ा। तो इतनी देर में उन्होंने सोचा, डांगे साहब क्या कहते थे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नहीं, दिलबाग गाना गाएगा तभी मैं बोलूंगा। तब जब मैंने गाना गाया और पब्लिक का जो ना 2-2.5 लाख लोग वहां थे, तब लोगों का साथ देखा, लोग कारों में से निकल के भाग के आए, क्या हो गया, और लोग नाचे। तब जब उसके बाद में तो फिर हौसला और माहौल बदल गया। और उसके बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र ने कहा कि इसको जेल अपना पब्लिसिटी एडवाइजर अपना बना दो, तो उन्होंने मेरे को पब्लिसिटी एडवाइजर बना दिया। अच्छा। तब से मैं आज तक उनके साथ हूँ। इससे पहले भी हुड्डा साहब के साथ, इनके बड़े भाई के साथ, दोनों जोगिंदर जो होता था उनके साथ हमारे, क्योंकि इसके मामे डूमर है, हम नरवाने के ही हैं, क्योंकि दूर तो थे नहीं, एक दूसरे को जानते थे, डूमर के भी आना जाना था। तो अभी आपकी जो लॉयल्टी है वो हुड्डा परिवार के साथ है? बिल्कुल है, मेरी कांग्रेस परिवार के साथ है, टोटल के साथ। जो मुझे बुलाएगा, जो मुझे मतलब ये काम देगा, मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग चीज होगी ये, कि एक तो लॉयल्टी होगी कांग्रेस में हुड्डा साहब के साथ, अब आप कह रहे हो कि आपकी लॉयल्टी पूरी कांग्रेस के साथ है। इसका मतलब ये है कि आप वो रणदीप वाला खोले रखना चाहते हो? उसे के गावे गीत, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो अपने। तो अभी किसकी बाकली खा रहे हो आप? मैं हुड्डा साहब का बहुत। अच्छा। मैं हुड्डा साहब के साथ ही रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सही है कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा, टिकट विकेट की अब भी ट्राई चल रही है आपकी? कोई खुद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जागी? मैं कैथल से चुनाव लड़ूंगा इस बार। कैथल से तो रणदीप सुरजेवाला जी लड़ेंगे। सुरजेवाला तो राज्यसभा का मेंबर बन गया, तब लोग मेरे से पहले ही पूछते थे, मैंने उनको आज से 4 साल पहले ही कह दिया था कि रणदीप राज्यसभा का मेंबर बनेगा, क्योंकि रणदीप जींद से भी हार चुका है और कैथल से भी हार चुका है, और अब उसको राज्यसभा का मेंबर बन गया है। कोई भी जज ये नहीं चाहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो कि मुझे कैथल का मजिस्ट्रेट लगा दो, ये कोई बेवकूफी होगी। जिसको ताल कटोरा के ऊपर कोठी मिल जाए तो वो पागल है क्या, वो यहाँ आकर के एमएलए बनेगा? आपकी दावेदारी कैथल सीट? मेरी दावेदारी कैथल से ही है, और 100% में यहीं से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी ये कहती है। इसके बाद में तो अगर मैं 70 पार कर गया तो मुझे टिकट भी नहीं मिलेगी। अभी कितने साल के हो गए? मेरी उम्र तो अभी ठीक है,
60 तो मैं पार कर रहा हूँ अभी, 60 पार कर रहे हो? और काफी देर से पार कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये तो ना, ये थोड़ा कुंडी तो ले रहा हूँ सिर के। हाँ। अच्छा, आपका जो भाई है जोरा सिंह, हाँ, उसका बड़ा नाम सुना है, जोरा सिंह की थोड़ी कहानी बताओ एक तो आप। जोरा सिंह, क्योंकि हम जो पैदा हुए, यहाँ तक कि मैं भी पैदा हुआ, हमारा पूरा परिवार, हम जिला संगरूर के हैं। हम जिला संगरूर जुलाना तक था, और फिर महेंद्रगढ़ का कुछ भाग था, महेंद्रगढ़ का नागमोड़ का भाग था। ये एक गांव आता है जो किला जाफरगढ़ से आगे गांव आता है, वहां तक था, नहर के ऊपर ही गांव आता है, किला जाफरगढ़ तक। हमारा जो ज्यादातर, क्योंकि हम सिंह भी थे और हम पंजाब में ही पैदा हुए थे, हमारी रिश्तेदारी भी पंजाब में थी, ज्यादातर तो हमारा वो था उस टाइम। क्योंकि जमींदार हम ठीक ठाक थे, तो जोरा सिंह जो ना, जब उस जमाने में 1964 में ट्रक किसी के पास होते थे, 1964 में ट्रक थे, ट्रकों के व्यापार ऐसा होता था यहाँ। मतलब जैसे दिल्ली के अंदर भजन सिंह ब्रदर एक मतलब ट्रक होते थे, या वहाँ पर एक अमृतसर में दारा सिंह की होता था, और यहाँ जोरा सिंह का ट्रक। बीच में ये होता था कि कहीं अगर रास्ते में मिट जाए तो जोरा सिंह को कहना, दिल्ली चले जाए तो भजन सिंह को कहना, और अमृतसर गाड़ी चले जाए तो उनको कहते ना दारा सिंह को कहते। ये दारा सिंह कुश्ती वाला नहीं था, दूसरा जिसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो वो इसमें आया। और उसके बाद में जो ना राजनीति तौर से भी छा गया। जो हमारे टेकचंद नैन थे, जो विधायक भी रहे बाद में, टेकचंद नैन ने इलेक्शन लड़ लिया एक लैंड मॉर्गेज बैंक का डायरेक्टर का, तो जोरा सिंह उसके मुकाबले में खड़ा हो गया और टेकचंद नैन को हरा दिया। अच्छा। फिर जो शमशेर सिंह ने अपने, फिर उन्होंने एक आदमी और खड़ा कर दिया, तो जोरा सिंह ने उसको भी हरा दिया। तो उसके बाद में वो लीडर भी बन गया और समाज सेवी भी था, लोगों के काम करते थे। और फिर शराब का ठेकेदार जो बना यहाँ कैथल में, तो हमें ये नहीं पता कि एमएलए कौन होता था, क्योंकि उस टाइम यहाँ एक एसडीएम बैठता था कि डीएसपी बैठता था। वो उनके पास ना कार होती थी ना इनके पास कोई साधन होते थे। अब ठेकेदार के पास कार होती थी, वो कार दे देता था, यही बयान। एक दिन में 20 लाइसेंस बंदूक हमने बनवाए। तो लोकप्रिय था, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए जोरा सिंह का बड़ा नाम रहा। वो ट्रिब्यूनल का 40 साल तक प्रेसिडेंट रहा, और इस करके उसका नाम बहुत था। फिर मैं, क्योंकि मैं उसका भाई था, जेल में चले गए जोरा सिंह। जोरा सिंह मेरे साथ रहे। एक ही केस लगा या कई केस लगे उन पे? एक ही केस, जोरा सिंह पे एक ही केस था। तो वो बल्कि हाई कोर्ट से छूट गया था, मैं रह गया था। अच्छा। हम 3 आदमी को रह गई थी, जो तीनों बेगुनाह थे। जो फिर उसके बाद में जो मैंने हवाला दिया कि तो देवीलाल ने हमें उनको छोड़ा। एक 5-4 आदमी ही इमरजेंसी के। जोरा सिंह अब हैं इस दुनिया में या चले गए? जोरा सिंह, जरनैल सिंह, गंगा सिंह, 3 भाई चले गए, हम 2 रह गए। अच्छा। महेंद्र और दिलबाग। तो वो दरवाने रहते हैं और मैं यहाँ कैथल रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अफसर हैं, बेटी है वो अफसर है। अच्छा। मैं यहाँ समाज सेवा भी करता हूँ, दिन में दुख सुख में जाता हूँ। जो मुझे पता लगे, गांव कोई भी गांव हो, गांव जितने भी हैं, मेरी उंगलियों के ऊपर नाम रहते हैं। मुझे किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, हर एक गाँव के अंदर मैं नाम जानता हूँ, दुख सुख में पेश करता हूँ। तो इसी करके जो ना यहाँ नाम है, यही कारण था कि सुरजा वाला भी ने उपरांत जो ये कहा कि जब मैं कैथल में गया था तो मैं अंधा था, मरने वाले थे तब कही उन्होंने बात। मैं अंधा था और मैंने दिलबाग की उंगली पकड़ के कैथल देखा, उसके ये वर्ड थे। लेकिन ये सही है कि क्योंकि मैं एक आदमी को जानता था और मैंने बहुत कुछ किया। अब क्या होगा आगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये सही है कि मेरे साथ के लोग 4-4, 5-5 दफा। अब जयप्रकाश जी को लीजिए। अच्छा, जयप्रकाश जी की थोड़ा बताइए कि इनकी कैसे, वो जो कहते हैं ड्राइवर थे, सच्ची बात है क्या ये? जयप्रकाश जी, ये सही है, जेपी की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टर का ड्राइवर कहता, कोई किसका कहता, ये सही है कि ये ड्राइवर तो था। अच्छा। लेकिन मेहनती था। ये कहाँ पे ड्राइवरी करते थे? ये क्लाट के अंदर जो ना टीका सिंह तहसीलदार होता था। अच्छा। ये रिश्तेदार आपस में। ये कंबाइन भी चलाता था। अच्छा। और ट्रैक्टर भी चलाता था और ट्रक भी चलाता था। अच्छा। उस टाइम में ट्रक क्लाट का भी प्रधान था। हाँ। इसमें कोई दोहरा नहीं है, कभी छुपाता भी नहीं है। जयप्रकाश कभी छुपाता नहीं है बातें। ये बातें बता भी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसने कभी नहीं छुपाई। लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बैल नहीं था। अच्छा। नहीं, जिंदगी में हो सकता है शराब काट के बेच लियो, लेकिन इन्हें कभी जिंदगी पी नहीं है। इन्हें कभी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और शुरू में तो हो सकता है कि इसके ऊपर इल्जाम लगे हों कि राजनीति में झूठ बोलता है, लेकिन अब ये जो इस वाला लेवल है, अब ये कहीं और लग गया। मतलब इसको कोई कहाँ लग गया वो लेवल, ये साफ है।
आधी रात फोन उठाता है। झूठ वाला लेवल किसको बस लग गया? वो यहाँ इसके बाद से चला गया, मुझे नहीं पता किसका लग गया। जयप्रकाश के पैर ऊपर निजाम नहीं है ये। पहले तो कहते थे कि फोन भी उठा वो कहते थे, ये एक बात चली थी कि अब उठा लेते हैं फोन। ये था वो था, बट मुझे नहीं पता। लेकिन जयप्रकाश का तो वो लेवल था, वो नहीं है। अच्छा। वो लेवल कहीं और चला गया है। हाँ, लेकिन अब साफ छवि आदमी है, दुख सुख का साथी है। आधी रात फोन उठाता, अभी आप फोन कर लो, अभी फोन उठाएगा। फोन उठाने वालों में जिंदगी के अंदर एक तो है धर्मवीर MP, जो आधी रात फोन उठाता है। एक है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और एक है जयप्रकाश, जो आधी रात लोगों के फोन उठाता है। इसमें कोई दो रात बात नहीं है। वरना कोई भी लीडर और तो क्या, कार्यकर्ताओं से 5-5 दिन बात नहीं करता। और तो कई ये आदमी तो यहाँ के 7-7 साल बात में नहीं करते। तो ये जैसे पब्लिसिटी एडवाइजर, ये गाने वाने बनाते हो, आपको पैसे वैसे की तो जरूरत ही नहीं होगी, नहीं, आप मुझे परिवार से तो समृद्ध हो। नहीं, मुझे कोई नहीं, मैं अपना आप ही करता हूँ ये। हाँ। और मैंने आज तक किसी से भी गाने की कोई वो नहीं, पैसे नहीं लिए ना। मैं 50-100 के करीब तो गाने बना चुका हूँ। ऐसे ही मत बनाता रहूंगा। आज भी मैं अभी रिकॉर्डिंग कराने के लिए जाना ही रहूँ। हाँ। आज भी रिकॉर्डिंग करा के आऊंगा। कल भी मैंने एक रिकॉर्डिंग जो ना करवाई थी, जो ना देख नजारा रैली का, भीड़ में धक्कम पेली का, तुम दिल न डांटोगे, बड़े CM भूपेंद्र हुड्डा काचे काटोगे। ये गाना अभी मैंने बनाया है। अभी लिखा है आपने? लिखा है, गाना बना दिया, दिखा दे। वो भी अभी भेजते आपके पास भेजता। अच्छा। वो भी जो ना रिकॉर्डिंग के अंदर वो पक्का नहीं हुआ, लेकिन है वो एक बार वो गाना थोड़ा सुना सकते हो जो आपने, जो बहुत फेमस हुआ था, आवेगा उड्डा आवेगा। तारे गांव का मैं आ गया उड़ा। हाँ। आज तारे ना वो जो आपने रोहतक सरकार बनाएगा, हाँ, बनाएगा। वो सुना सकते हो थोड़ा सा, याद है? मैं ये कहता हूँ आपको, मैं दे दूंगा। पहले आप जब इंटरव्यू ले लोगे मेरा, तो उससे पहले ये सारे गाने सुना देना पब्लिक को। और ये तो है जितने भी हैं सारे सुना देना। ये तो सही कि मैं खुद ही गाता हूँ। तो फिर इनसे, जैसे अडवाणी जी हैं, वो तो अब जिंदा है, कभी कभी जाया उनके पास आप? सबके पास गया था, एक बार गया था। काफी बुजुर्ग तो हो चुके हैं, यादाश्त उनके ऐसे हैं, इसमें कोई दो याद है उनको? आप याद थे? पूरी याद है, जेल की पूरी बातें, सारी बातें। कहता पीलू मोदी ने तेली कोठी बनाई थी, वो भी याद है उसको। लेकिन ये सही है कि वो कोठी बनाई थी बिल्लू? हाँ, 20 पृथ्वीराज रोड के ऊपर जो उनकी कोठी थी, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं थी। मेरे को उन्होंने अडॉप्ट किया था, पीलू मोदी ने। क्योंकि मैं जाट था, भाग गया, मैं नहीं रहा। पूछा था उसने, मेरे को पूछा कि उस कोठी में कौन है। मैंने कहा मैडम की डेथ होगी, उसके बाद में तो था ही नहीं। मैं तो आया नहीं, वापस नहीं आया कभी। इस प्रकार की उन्होंने यादें सारी करी। ये भी पूछा था कि त्रिलोक सिंह मान जो है सुब्रमण्य जेल SP याद था? जीते हैं। हाँ। जी रहे हैं। कब मिले थे उनसे आप? उनसे मिले मुझे को 5-6 साल हो गए। अच्छा। अब तो और नहीं होंगे, लेकिन वो ठीक है। यादाश्त उनको सब कुछ है, लेकिन उम्र का तकाजा तो होता है। ये एक फोटो और जेल की है, जिसके अंदर मैं संबोधित कर रहा हूँ पूरी कैबिनेट को, जो देवीलाल की कैबिनेट थी। हाँ, ये वाला फोटो गए थे। इसको बड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा, जूम करके। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करके फिर आप देखोगे, और इसमें से वो दिखेगा। देवीलाल जी बैठे हैं इसमें। देवीलाल बैठे हैं, सुब्रमण्य जेल में। जो जगन्नाथ भी बैठे हैं। जगन्नाथ भी बैठे हैं। ये टेकराम मुंडाल भी बैठे हैं। संत ये जो ये गंजे जो हैं वो ही है ना। बैठे हैं। ये वो राठी था बड़कू गुड़गांव से, जो टोपी वाला गुड़गांव से नहीं, इससे बहादुरगढ़ से बना था। बहादुरगढ़ से बना था ये राठी। ये राठी बहादुरगढ़ से बना था। और ये राठी, ये गंजा, ये असरूपुरा है। ये तो देवीलाल हैं। ये चांदराम जी हैं। ये मदराम बागड़ी हैं। ये जयेंद्र वर्मा है। ये टेकचंद मुंडाल है। ये जेल का डॉक्टर है। हाँ, ये SDM का पीछे बैठा है, ये DC है। ये सुब्रमण्य जेल है। चलो दिलबाग जी, आप बड़ा अच्छा सी यात्रा है आपके जीवन की ना। हाँ। पर मिला कुछ नहीं आपको। हाँ, हर बार मेरे साथ ये हुआ कि हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। बस हर बार मैं इसी जगह रहता हूँ। वहाँ भी मेरे ऊपर, मेरी सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि मेरे ऊपर वहाँ भी सुरजेवाला सिंह सुरजेवाला था, और यहाँ भी मुझको साथ ही ले आया। यहाँ भी मेरे ऊपर सुरजेवाला है, इसलिए मैं एक बड़ा। अच्छा, ये जो नेता होते हैं ऐसा कहते हैं कि ये है ना बड़ की पेड़ की तरह होते हैं। ये बड़ा दरख्त के लिए होते हैं अपने। सच है ये बात? ये सच्चाई है। अच्छा। अपने नीचे ये पेड़ नहीं पैदा होने देता। कोई भी बड़ा दरख्त अपने नीचे पेड़ नहीं पैदा होने देता। क्योंकि हर एक को, जैसे एक एक्टर का बेटा जो ना एक्टर बनता है, ये चाहता है कि हमारा बच्चा को बनाऊं, दिलबाग को क्यों बनाए। दिलबाग बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो लोग मैं समझता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और तो देवीलाल थे, जिसने जिंदगी में नर्सरी लगाई।
और जिनमें पैदा नहीं, किए। अब तो हुड्डा साहब भी चाहते हैं ना उनका बेटा बन जाए। बाजीगर, जोगी राम, हरिजन, अपने वाल्मीकि, दोनों उन्होंने पैदा किए, वो लगाते थे। लेकिन बहुत कम लीडर ऐसे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पनीर लगाते हैं, ये भी पैदा करते हैं, इसमें कुछ नहीं। बलवीर वाल्मीकि हैं, मतलब जैसे हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी ये समझते भी नहीं थे कि कभी जिंदगी में बनेंगे। एक वो आपके वहाँ से कोसड़ी एक पंडित बनते थे, 2 दफा मेले बनाए, अभी वो लोक दल में गए हैं, क्या नाम है उनका, वो है, लेकिन वो पनीरी थी, अनपढ़ आदमी था बिल्कुल, उसका मेले बनाया। ये ऐसा काम तो ना भूपेंद्र हुड्डा ही कर सकता। अब थोड़ी तारीफ इसलिए भी उनकी कर रहे हो कि आपको भी टिकट चाहिए थोड़ी सी, इसमें तो कोई दो नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे को तो उन्होंने कह भी रहा, ये सही है कि मेरे ऊपर तो अब भी दरख्त है, और उस दरख्त को हो सकता है वो भी ना हिला सकें, उनके बस की बात नहीं। उनका मान सम्मान जो दिया हुआ है बाप बेटे का, हमारे लिए वो काफी है। गाने गाते रहोगे उनके, क्या बात है, हम पब्लिसिटी एडवाइजर उनके ऐसे ही रहेंगे, कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह जरूर एक दिन कयामत आएगी, उस दिन हम भी चौथे माले के ऊपर दफ्तर में बैठेंगे। क्या बात है, ये मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। दोस्तों, ये थे दिलबाग सिंह मौर्य जी, बड़ा ही बहुत धांसू बातें इन्होंने बताई। खास बात ये है कि मैं इनका फोटो ढूंढ रहा था कहीं पे, मान साहब का, मुझे यहाँ आके मिला है, और रोहतक जेल से काफ़ी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं। आप इनसे कुछ पूछना चाहते हो, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट करना। मान साहब थोड़ा टाइम निकाल के वो मौर्य साहब उसका जवाब देना। आप कोई साथी पूछना चाहिए आपसे कोई नई बात, और मेरी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना के पूरा इंटरव्यू देखने के बाद में ही कुछ कमेंट करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अनभिज्ञ होते हैं जो मेरे बारे में जानते नहीं है, और जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में लिखना भी और कुछ कहना भी गलत बात है। इसलिए जो मेरे बारे में जानता है राजनीति के तौर पे, वो राजनीतिक तौर पे लिखे और पूरा सेंस में लिखे, कोई अनपार्लियामेंट्री भाषा ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।